बोलती किताब चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की परतों को खोल रहे हैं जो 2500 साल पुरानी है। अच्छा। पर आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है। जी। सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर। जी हाँ। कमाल की बात है, लिखी तो गई थी ये युद्ध के मैदान के लिए, लेकिन इसकी जो रणनीतियां हैं वो आज बिजनेस में यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों में भी काम आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब असल में संघर्ष को, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हाँ समझने का एक नजरिया देती है। हाँ, तो आज हम अध्यायों को देखेंगे ठीक है। ये समझने के लिए कि सन त्सू अपनी रणनीति की, कह सकते हैं, नींव कैसे रखते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। हाँ, सोचने का तरीका। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के सागर में उतरते हैं। जी। पहला अध्याय, योजना बनाने पर, लेइंग प्लान्स। हाँ, सन त्सू तो साफ कहते हैं कि युद्ध कोई खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो राष्ट्र के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। जी। इसे हल्के में तो ले ही नहीं सकते। और यही वो उन 5 बेसिक पिलर्स की बात करते हैं जिन पे पूरी रणनीति टिकी होती है। पहला, नैतिक नियम या उद्देश्य, जिसे वो द वे कहते हैं, मतलब लोग लीडरशिप के साथ हो। दूसरा, स्वर्ग यानी मौसम और समय, टाइमिंग। तीसरा, पृथ्वी, मतलब जमीन, इलाका, दूरी। चौथा, सेनापति की अपनी काबिलियत, उसकी बुद्धि, उसका भरोसा, मानवता, साहस और शक्ति। अच्छा। और पांचवा है तरीका और अनुशासन, मतलब सेना का संगठन कैसा है, सप्लाई कैसी है। इन पांचों को समझना, वो कहते हैं, जीत की कुंजी है। ये दिलचस्प है कि इसमें सिर्फ मिलिट्री पावर की बात नहीं है। आप कह रहे हैं नैतिकता, सही समय, लीडरशिप क्वालिटीज, बिल्कुल। ये सब भी है। जी। और फिर वो कहते हैं सारा युद्ध धोखे पर आधारित है। हाँ, इसका आज के टाइम में क्या मतलब समझे? देखिए, ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये है दुश्मन की सोच को कंट्रोल करना। जैसे आप असल में मजबूत हैं पर कमजोर दिखें, आप पास हैं पर ऐसा दिखाएं कि दूर हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ताकि सामने वाला गलत अंदाजा लगाए। राइट। असल लड़ाई शुरू होने से पहले ही सही कैलकुलेशंस और ये जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है, इससे आधी जीत तो वहीं हो जाती है। इसीलिए वो कहते हैं कि पहले मंदिर में गणना करो, हिसाब लगाओ, फिर युद्ध करो। तो प्लानिंग हो गई, धोखा हो गया। इसके बाद सन त्सू जमीन पर उतरते हैं, मतलब वॉर चलाने की असलियत। दूसरा चैप्टर इसी पर है ना, खासकर उसके खर्चे और अगर लड़ाई लंबी खिंच जाए तो उसके खतरों पर। हाँ, वो इसमें बिल्कुल साफ है। कहते हैं कि लंबे युद्ध से किसी देश को कभी फायदा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। संसाधन खत्म हो जाते हैं, हथियार पुराने पड़ जाते हैं, सैनिकों का जोश ठंडा पड़ जाता है, और ऐसी कमजोरी का फायदा उठाकर दूसरे दुश्मन भी हमला कर सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, जीत जो है वो तेजी में है, ना कि बेवकूफ की तरह देर लगाने में। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि कभी-कभी लंबे संघर्ष से भी जीत मिलती है? इतिहास में उदाहरण तो होंगे। सन त्सू का तर्क ये है कि अगर मिली भी होगी तो उसकी कीमत इतनी भारी होगी कि देश अंदर से खोखला हो गया होगा। अच्छा। उनका जोर एफिशिएंसी पर है, कुशलता पर, और कुशलता है तेजी से अपना मकसद हासिल करने में। अच्छा। और इसी चैप्टर में वो ये भी सलाह देते हैं कि दुश्मन के संसाधनों का इस्तेमाल करो, मतलब दुश्मन के इलाके से रसद लेना अपने घर से सप्लाई लाने से कहीं बेटर है। ये तो है। उनकी एक रसद की गाड़ी अपनी 20 गाड़ियों के बराबर है। इसे कहते हैं जीते हुए दुश्मन से ही अपनी ताकत बढ़ाना। ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात हुई। और यहीं से शायद हम तीसरे अध्याय पर आते हैं, अटैक बाय स्ट्रैटेजी, यानी रणनीति से हमला। ये चैप्टर बहुत मशहूर है। हाँ, बहुत। क्योंकि सन त्सू कहते हैं कि सबसे अच्छी जीत वो है जो बिना लड़े ही मिल जाए। सही कहा। लड़कर जीतना अच्छा है, पर वो बेस्ट नहीं है। सबसे ऊंचा कौशल है दुश्मन के प्लान्स को ही फेल कर देना। अच्छा। उसके बाद है उसके जो अलायंस है, गठबंधन है, उनको तोड़ना। फिर आता है उसकी सेना पर हमला करना, और सबसे आखिरी और सबसे बुरा ऑप्शन है शहरों को घेरना। उसमें वक्त, रिसोर्स, जाने सब बहुत बर्बाद होता है। और यही वो फेमस लाइन आती है, यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के नतीजे से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें 3 बातें, खुद को जानना और दुश्मन को जानना, पक्की जीत। ठीक है। खुद को जानना पर दुश्मन को नहीं जानना, जीत भी सकती है, हार भी सकती है, 50-50 चांस। ओके। और ना खुद को जानना ना दुश्मन को, तो फिर हर बार हार पक्की है। और शायद खुद को जानना ही सबसे मुश्किल काम है। बात तो सही है। हाँ, और इसी में वो ये भी कहते हैं कि जो राजा या शासक है,
उसे सेनापति के काम में दखल नहीं देना चाहिए। ये भी जीत के लिए जरूरी है। ये खुद को जानना वाला पॉइंट वाकई बहुत गहरा है। खैर, चौथे अध्याय पर चलते हैं। टैक्टिकल डिस्पोजिशंस यानी सामरिक स्थितियां। इसमें सन त्सू कह रहे हैं कि पहले खुद को ऐसा बनाओ कि हार न सको, हाँ, और फिर दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करो। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अपनी सुरक्षा, अपना डिफेंस वो अपने हाथ में है, लेकिन दुश्मन को हराने का मौका वो दुश्मन खुद देता है अपनी गलतियों से। अच्छा। जब आपकी ताकत कम हो तो डिफेंसिव रहो, जब ताकत ज्यादा हो तब हमला करो। जो कुशल योद्धा होता है वो पहले जीतने की कंडीशन बनाता है, फिर लड़ता है। वो हार को नामुमकिन बना देता है। मुझे इसमें ये बात बड़ी अच्छी लगी कि सबसे कुशल योद्धा वो है जिसकी जीत पर कोई ध्यान ही नहीं देता। हाँ, ये विरोधाभासी लगता है। क्योंकि वो इतनी आसानी से और बिना गलती के जीतता है कि लोग उसे ना तो ज्यादा होशियार मानते हैं, न ज्यादा बहादुर। वो लड़ाई ही ऐसी चुनता है जो एक तरह से पहले ही जीती जा चुकी हो। बिल्कुल, ये तैयारी और सही मौके को पहचानने का पीक है। हारने वाला पहले लड़ता है, फिर जीत की उम्मीद करता है। जीतने वाला पहले जीत पक्की करता है, फिर लड़ाई में उतरता है। और इसी बुनियाद पर आता है 5वां अध्याय, एनर्जी यानी शक्ति का सही इस्तेमाल। एक बड़ी सेना को छोटी सेना की तरह कैसे कंट्रोल करें। संत त्सू कहते हैं संगठन से और संकेतों से, जैसे ढोल, झंडे वगैरह, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों का कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये क्या है? डायरेक्ट तरीका यानी झेंग दुश्मन को एंगेज करने के लिए, उलझाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जीत हासिल करने के लिए ची यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्याशित तरीकों की जरूरत पड़ती है। अच्छा। इन दोनों का जो मेल है वो अनंत संभावनाएं पैदा करता है। जैसे संगीत के सिर्फ 5 मूल सुर होते हैं, पर उनसे अनगिनत धुनें बन जाती हैं। वैसे मुझे वो लुढ़कते हुए पत्थर वाली मिसाल बहुत अच्छी लगी। सैनिकों की जो कंबाइंड एनर्जी है, सम्मिलित ऊर्जा, उसे एक ढलान से लुढ़कते गोल पत्थर जैसा बताया है। जबरदस्त रफ्तार। हाँ, यहाँ जोर कंबाइंड एनर्जी पर है, इंडिविजुअल ब्रेवरी पर उतना नहीं। कुशल सेनापति क्या करता है, वो सही लोगों को चुनकर उनकी मिलीजुली ताकत का ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन बनाता है। सिचुएशन, हाँ। जैसे किसी ढलान पर रखे पत्थर हों, बस जरा सा धक्का देने की देर है और वो अपनी पूरी ताकत से लुढ़क पड़ेंगे। ये टीम सिनर्जी का आप कह सकते हैं 2500 साल पुराना उदाहरण है। तो ये थे सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर के पहले 5 अध्यायों के कुछ मुख्य विचार। वाकई ये देखना हैरत अंगेज है कि सदियों पुरानी ये बातें आज भी कितनी रेलेवेंट है, कितनी सटीक बैठती हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, ये किसी भी चैलेंज, किसी भी कंपटीशन को समझने और उससे निपटने का एक फ्रेमवर्क है। एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस, अपने ओपोनेंट को समझना और फिर सोच समझकर तेजी से और एफिशिएंटली एक्शन लेना। आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। संत त्सू धोखे और अप्रत्याशित होने पर इतना जोर देते हैं। आज की दुनिया में जहां हम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को अक्सर एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं, तो क्या हमेशा पूरी तरह खुला और ईमानदार होना ही सबसे अच्छी रणनीति है? या कभी-कभी, चाहे वो ऑफिस हो या निजी रिश्ते हो, थोड़ी जानकारी रोकना या कुछ अनपेक्षित करना भी जरूरी हो सकता है? इस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये सोचने लायक बात है। तो चलिए सीधे अध्याय 6 पर आते हैं, कमजोर बिंदु और मजबूत बिंदु। सन त्सू का ये कहना है कि जो लड़ाई के मैदान में पहले पहुंचकर दुश्मन का इंतजार करता है वो तरोताजा रहेगा। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पहले आओ आराम पाओ। लेकिन क्या इसमें सिर्फ फिजिकल ताजगी की बात है या कोई गहरा मतलब भी है? अपनी इच्छा दुश्मन पर थोपने का असल मतलब क्या है यहाँ? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, शारीरिक ताजगी तो है ही, वो एक पहलू है, लेकिन असली बात है वो मनोवैज्ञानिक बढ़त, साइकोलॉजिकल एज। अच्छा। जो पहले पहुंचता है वो अपनी शर्तों पर मैदान तैयार कर सकता है। वो दुश्मन को अपनी बनाई हुई सिचुएशन में आने पर मजबूर करता है। हाँ, समझी। दुश्मन थका हुआ आता है, उसे रिएक्ट करना पड़ता है, जबकि आप तैयार हैं, आप कंट्रोल में हैं। अपनी इच्छा थोपने का मतलब है दुश्मन को वो करने पर मजबूर करना जो उसके लिए नुकसानदेह हो, लेकिन आपके लिए फायदेमंद। आप उसे उसकी कमजोरियों पर खेलने के लिए उकसाते हैं, उन जगहों पर हमला करते हैं जहां वो सबसे कमजोर है, जहां उसे उम्मीद भी नहीं है। इसीलिए सन त्सू इसे कहते हैं अदृश्यता और गोपनीयता की दिव्य कला। आप दुश्मन की किस्मत को शेप दे रहे होते हैं, उसे पता भी नहीं चलता ठीक से। अच्छा, तो ये सिर्फ पहल करना नहीं है, ये तो एजेंडा सेट करने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ है फिर अध्याय 7, पैंतराबाजी, मैनूवरिंग।
दिलचस्प बात यह है कि sun Tzu इसे सबसे मुश्किल कामों में से एक मानते हैं। हाँ। मुझे हमेशा लगता था कि सेना को चलाना शायद स्ट्रैटेजी का सबसे सीधा हिस्सा होगा, लेकिन वो कहते हैं टेढ़े को सीधा बनाना और दुर्भाग्य को लाभ में बदलना। ये तो लगभग जादू जैसा लगता है। ऐसा क्या है इसमें जो इतना मुश्किल है? इसमें कई परतें हैं, कई लेयर्स हैं। पहली चीज तो है रसद, लॉजिस्टिक्स। हाँ, सामान, खाना पीना, हथियार। बिल्कुल, हजारों सैनिकों, घोड़ों, सामान को सही टाइम पर सही जगह पहुंचाना, वो भी मुश्किल रास्तों से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही बात है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा, टेढ़े को सीधा बनाना। इसका मतलब है कि सबसे सीधा रास्ता हमेशा बेस्ट नहीं होता। अच्छा। हाँ, कभी कभी लंबा घुमावदार रास्ता लेना पड़ता है दुश्मन को धोखा देने के लिए या बेहतर पोजीशन हासिल करने के लिए। अरे सी। और दुर्भाग्य को लाभ में बदलना, मतलब अचानक कोई मुश्किल आ गई, मान लीजिए खराब मौसम या दुश्मन की कोई चाल, उसको तुरंत अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल करें, वो काबिलियत। लेकिन शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है सैनिकों के मनोबल का मैनेजमेंट, उनका मोराल। सन त्सू सुबह, दोपहर और शाम के जोश के लेवल की बात करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था। ये समझना कि आपकी सेना कब जोश में है, कब थकी है और दुश्मन की सेना का क्या हाल है, और उसी हिसाब से अटैक या डिफेंस करना, ये एक कला है। सही। माइंडसेट के साथ और पूरी सेना को एक साथ लेकर चलना है। कमाल है। बिल्कुल। तो ठीक है, हमने अपनी जगह चुन ली अध्याय 6 के हिसाब से। हम चलना और मोराल संभालना सीख गए अध्याय 7। लेकिन सन त्सू यहीं नहीं रुकते। अध्याय 8 युक्ति में भिन्नता, वेरिएशन इन टैक्टिक्स, ये कहता है कि आपको लचीला होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। वो कहते हैं कि कुछ रास्ते हैं जिन पर नहीं चलना चाहिए, कुछ सेनाएं हैं जिन पर हमला नहीं करना चाहिए, और यहाँ तक कि संप्रभु मतलब राजा के कुछ आदेश भी हैं जिनका पालन नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। सेना में तो हुक्म मानना सबसे जरूरी समझा जाता है ना? बिल्कुल। और यही सन त्सू की खासियत है। वो समझते हैं कि जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी, किसी भी पहले से बने प्लान या ऊपर से आए हुक्म से ज्यादा जरूरी हो सकती है। अच्छा। एक सेनापति जो सिर्फ हुक्म मानता है बिना सोचे समझे, वो बदलती सिचुएशन का शिकार हो सकता है। कुछ रास्तों पर ना चलना या कुछ सेनाओं पर हमला न करना, इसका मतलब है अपनी ताकत और दुश्मन की कमजोरी को ठीक से समझना, बेवजह खतरा मोल न लेना और राजा के आदेश को ना मानना। हाँ, ये सबसे रिस्की है। लेकिन सन त्सू का मानना है कि अगर सेनापति को पक्का पता है कि आदेश मानने से हार निश्चित है, तो उसकी जिम्मेदारी अपनी सेना और राज्य के प्रति ज्यादा है, सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने से ज्यादा। ये तो बहुत गहरा है। ये एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। स्थिति को देखो, समझो और तुरंत स्ट्रैटेजी बदलो, भले ही वो ओरिजिनल प्लान के खिलाफ हो। इसी में वो लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, दोनों का एक साथ आकलन करने की बात करते हैं। हर चाल के फायदे और नुकसान दोनों को तौलना। और वो सेनापति के 5 खतरनाक दोषों की भी बात करते हैं। हाँ। लापरवाही, कायरता, जल्दबाजी का गुस्सा, हाँ। सम्मान की नाजुक भावना और अपने सैनिकों के लिए अत्यधिक चिंता। ये बातें तो किसी भी लीडर पर लागू हो सकती हैं, पर युद्ध में इनके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। युद्ध में ये दोष सचमुच घातक हो सकते हैं, विनाशकारी। लापरवाही से आप घात का शिकार हो सकते हैं, तैयारी में चूक हो सकती है। कायरता आपको सही समय पर जरूरी रिस्क लेने से रोकेगी। सही। जल्दबाजी का गुस्सा, इससे आप दुश्मन के उकसावे में आ सकते हैं, बिना सोचे समझे कदम उठा लेंगे। सम्मान की नाजुक भावना, मतलब आप हार या बेइज्जती के डर से गलत फैसले ले सकते हैं, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। और सैनिकों के लिए बहुत ज्यादा चिंता, वो तो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, पर ये आपको कठोर लेकिन जरूरी फैसले लेने से रोक सकता है, क्योंकि आप उन्हें किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। ये एक बैलेंस का खेल है, और ये 5 दोष उस बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। चलिए अब अध्याय 9 पर आते हैं। सेना का कूच, द आर्मी ऑन द मार्च। ये बहुत प्रैक्टिकल लगता है। सेना को कहाँ ठहराना है, दुश्मन के संकेतों को कैसे समझना है। हाँ। पहाड़ों से जल्दी गुजरना, ऊंची और धूप वाली जगहों पर डेरा डालना, नदियों को पार करने के बाद उनसे दूर हो जाना, ये सब तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन दुश्मन के संकेतों को देखना, जैसे धूल कैसे उड़ रही है या पक्षी कैसे उड़ रहे हैं, क्या ये वाकई इतने भरोसेमंद सुराग हो सकते थे उस जमाने में? बिल्कुल हो सकते थे। प्राचीन युद्ध कला में, जहां आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये छोटे छोटे संकेत ही जानकारी का मुख्य सोर्स थे। अच्छा। जैसे ऊंचा और पतला धूल का गुबार, मतलब रथ आ रहे हैं, क्योंकि वो तेज चलते हैं और कम जगह घेरते हैं।
नीचा और चौड़ा गुबार मतलब बहुत सारे पैदल सैनिक आ रहे हैं। हम्म। पेड़ों में हलचल या पक्षियों का अचानक झुंड में उड़ना, ये छुपे हुए सैनिकों या घात का संकेत हो सकता था। यहाँ तक कि दुश्मन के जो दूत आते थे, उनका व्यवहार भी बहुत कुछ बता सकता था। कैसे? किसी शपथ या गारंटी के शांति संधि का प्रस्ताव लाते हैं तो हो सकता है ये कोई चाल हो, कोई साजिश। ये सब ऑब्जर्वेशन और अनुभव का खेल था। और इसी अध्याय में सैनिकों के मनोविज्ञान पर फिर से ध्यान दिया गया है। हाँ, अगर सैनिक अपने भालों पर टिके खड़े हैं तो शायद भूखे हैं। अगर वो आपस में कानाफूसी कर रहे हैं तो शायद उनमें असंतोष है, डिस्कंटेंट है। ये जानना कि कब नरमी से पेश आना है और कब सख्त अनुशासन लागू करना है, ये बैलेंस साधना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। संत तुजू कहते हैं कि सैनिकों के साथ मानवता का व्यवहार करो, लेकिन उन पर लॉ अनुशासन भी रखो। विरोधाभासी लगता है। हाँ, सुनने में लगता है पर है नहीं। अगर आप सिर्फ सख्ती बरतेंगे तो सैनिक आपसे नफरत करेंगे और दिल से नहीं लड़ेंगे, और अगर आप सिर्फ नरमी बरतेंगे तो वो अनुशासनहीन हो जाएंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, आदेश नहीं मानेंगे। तो फिर रास्ता क्या है? अध्याय के अंत में वो कहते हैं, अगर सेनापति अपने आदमियों पर भरोसा दिखाता है लेकिन साथ ही हमेशा अपने आदेशों का पालन भी करवाता है तो फायदा दोनों का होगा, म्यूचुअल बेनिफिट। ये विश्वास और नियंत्रण का, ट्रस्ट और कंट्रोल का, यही संतुलन है जो एक सेना को सिर्फ हथियारबंद लोगों की भीड़ से एक असरदार लड़ने वाली ताकत बनाता है। तो चलिए सन त्सू की आर्ट ऑफ वॉर के जो आखिरी हिस्से हैं उन पर बात करते हैं। शुरुआत होती है 10, जो इलाके यानी टेरेन पर फोकस करता है। हाँ बिल्कुल। और सन त्सू ने इसमें 6 तरह के मैदान बताए हैं, जैसे कुछ सुलभ हैं, कुछ फंसाने वाले। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ पहचानना काफी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सही रणनीति चुनना बहुत जरूरी है। सही। जैसे अगर जमीन आसान भी हो, सुलभ हो, तब भी ऊंची और धूप वाली जगह पर कब्जा करो। छोटी सी बात है पर कितनी अहम हो सकती है। हाँ, और ये सिर्फ मतलब भूगोल की बात नहीं है। इसी अध्याय में सन त्सू उन 6 विपत्तियों का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, विपत्तियां? हाँ, जो सेनापति की अपनी गलतियों से आती हैं, जैसे बिना सोचे समझे पीछे हट जाना या फिर अनुशासन की कमी। मतलब इलाके की समझ और लीडरशिप क्वालिटी दोनों ही हार से बचने के लिए जरूरी हैं। कब लड़ना है, कब नहीं, अपनी सेना को कितना समझते हैं, ये सब। सही कहा, ये तो असली परख है। बिल्कुल। फिर आता है अध्याय 11, जिसमें वो 9 अलग अलग स्थितियां या 9 सिचुएशंस बताते हैं। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। कुछ जमीनें ऐसी हैं जहां लड़ना ही नहीं चाहिए, जैसे बिखराव वाली जमीन, मतलब अपने घर के पास। हाँ, जहाँ सैनिक आसानी से भाग सकते हैं। और फिर एकदम उलट, निराशाजनक जमीन है जहां कोई वापसी का रास्ता नहीं, और वहाँ लड़ना ही है। हाँ, जहां लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं। ये सोच थोड़ी हैरान करती है कि अपने ही सैनिकों को ऐसी मुश्किल में डाल दो जहां से वो भाग ना सकें। ऐसा क्यों भला? ये असल में एक तरह का साइकोलॉजिकल दांव है, मनोविज्ञान का बहुत गहरा इस्तेमाल। अच्छा। जब सैनिकों को लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो अपनी पूरी ताकत, असाधारण हिम्मत से लड़ते हैं। सन त्सू ने वो श्वाई-जान सांप का उदाहरण दिया है ना? हाँ, सुना है। जिसके सिर पर मारो तो पूंछ हमला करती है। हाँ, और पूंछ पर मारो तो सिर। सेना को भी ठीक वैसा ही होना चाहिए, एकदम कोऑर्डिनेटेड, फुर्तीला। सही। तो इन 9 स्थितियों का सार यही है कि कमांडर को हालात के हिसाब से ढलना आना चाहिए, अडैप्टेबल होना चाहिए और अपनी चालें गुप्त रखनी चाहिए। रणनीति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, फिर अध्याय 12 में आग से हमले की बात है। हाँ, फायर अटैक। इसमें सिर्फ ये नहीं बताया कि हमला कैसे करें, जैसे सैनिकों पर, उनके भंडारों पर, सामान पर या हथियारों पर, बल्कि ये भी कि कब करें। सही मौसम देखो, हवा का रुख देखो, यहाँ तक कि खास नक्षत्रों का भी जिक्र है। मतलब कितनी प्लानिंग चाहिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमला कितना कैलकुलेटेड होना चाहिए। और यहाँ सिर्फ आग लगाना ही काफी नहीं है। मतलब ये कि दुश्मन की प्रतिक्रिया देखो। अगर आग लगने पर दुश्मन शांत है तो हो सकता है वो तैयार बैठा हो, तब हमला मत करो, रुको। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, आग का इस्तेमाल समझदारी दिखाता है, जबकि पानी से हमला वो ताकत तो दिखाता है पर दुश्मन को पूरी तरह तबाह नहीं करता। तो मूल बात फिर वही है, सिर्फ तभी एक्शन लो जब फायदा साफ दिखे। गुस्से में या चिढ़कर लड़ाई शुरू नहीं करनी है। हर कदम नपातुला हो। सही है। और फिर सबसे आखिर में अध्याय 13, जो जासूसों के इस्तेमाल पर है। हाँ, इंटेलिजेंस, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सन त्सू कहते हैं कि युद्ध महंगा तो होता ही है, लेकिन बिना खुफिया जानकारी के लड़ना वो तो और भी महंगा सौदा है। एक तरह से बेवकूफी है। बिल्कुल सही। जानकारी के बिना लड़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। उन्होंने 5 तरह के जासूस बताए हैं, लोकल, अंदरूनी, कन्वर्टेड यानी बदले हुए, हाँ, यानी दुश्मन के जासूस जो अब हमारे लिए काम करें। फिर डूम्ड यानी मरने वाले जासूस जिन्हें शायद गलत जानकारी देकर भेजा जाता हो, हाँ, दुश्मन को गुमराह करने के लिए। और 5वें सर्वाइविंग यानी जो बचकर सही खबर लाएं। इनमें वो कन्वर्टेड स्पाई को सबसे अहम बताते हैं। हाँ, क्योंकि वो सबसे विश्वसनीय जानकारी दे सकता है। वो दुश्मन के खेमे में रह चुका है। उसी से बाकी जासूसों को भर्ती करने या गलत जानकारी फैलाने में मदद मिलती है। ये तो जासूसी का एक पूरा नेटवर्क है, बहुत जटिल सिस्टम लगता है। बिल्कुल। जब ये पांचों तरह के जासूस एक साथ काम करते हैं तो सन त्सू इसे दैवीय धागों का संचालन कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे भेदना लगभग नामुमकिन हो। वाह। और जासूसों को संभालना भी कोई आसान काम नहीं। इसके लिए जनरल में बहुत समझदारी, उदारता और लोगों को परखने की क्षमता होनी चाहिए। तो सन त्सू का जो अंतिम संदेश है वो यही है कि पूर्व ज्ञान यानी फोर नॉलेज, पहले से जानकारी होना, यही जीत की कुंजी है। और ये जानकारी कोई चमत्कार से नहीं मिलती। ये जासूसों से ही मिलती है। हाँ, ये जासूसों से ही मिलती है। तो अगर इन आखिरी अध्यायों का निचोड़ देखें तो ये है अपने माहौल, अपने इलाके को समझना, अलग-अलग हालात के मुताबिक ढलना, सोच समझकर जोखिम लेना, जैसे आग से हमला, और सबसे बढ़कर सही और वक्त पर जानकारी यानी इंटेलिजेंस हासिल करना। बिल्कुल। और ये सिद्धांत, जैसा हमने पहले भी कहा, सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। आज की दुनिया में भी, चाहे वो बिजनेस हो, राजनीति हो या निजी जीवन के संघर्ष हो, सही बात है। ये रणनीतिक सोच, ये समझ बहुत काम आ सकती है। शायद सोचने वाली बात ये है कि हम अपने रोजमर्रा के फैसलों में पूर्वानुमान और अनुकूलनशीलता को कितना महत्व देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बोलती किताब में इस चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद।